का अभिक्रिया, जो यह अभिक्रिया हो रहा है ये कौन सा रिएक्शन है? तो विस्थापन अभिक्रिया। जैसे विस्थापन अभिक्रिया होगा तो अपना स्थान को बदल के दूसरे स्थान को ग्रहण करें। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं लोहा और ऑक्सीजन के है O3 है, तो एल्युमिनियम के साथ क्या हुआ, Al2O3 बन गया और Fe को बाहर कर दिया, तो ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। जैसे AB है अब प्लस यहाँ CD है, अब यहाँ रिएक्शन कैसे बनेगा, A प्लस C बन गया और C प्लस D आ गया इधर। C क्या होगा, B A के साथ C आ गया और B के साथ D आ गया, तो BD हो जाएगा। तो जब स्थान परिवर्तन होगा तो उसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। कौन सा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 4, श्वसन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 5, COO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जो बनाएंगे तो Cu प्लस H2 जल बनेगा। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन यानी अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनाए गए यौगिक कहलाते हैं वैद्युत समयोजी। क्या कहलाते हैं? वैद्युत समयोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? जो रिएक्शन दिया हुआ इस रिएक्शन से बताना है हमें। आंसर होगा कॉपर का ऑक्सीकरण। किसका? कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट देखने वाले क्वेश्चन नंबर 8, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत। अम्ल एवं क्षार ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 MCQ क्वेश्चन इन हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा? 10 होगा, यानी कि क्षार होगा। अब 10 से 9 है 8 है तो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका एसिटिक अम्ल का तनु विचलन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो यह किसी सिरका की गंध देता है। किसका? सिरका की गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? नीला काला। कैसा हो जाता है? नीला काला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखेंगे, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किसका औषधि का उपयोग होता है? आंसर होगा एंटासिड। किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। अम्ल का pH मान 7 से कम, क्षार का pH 7 से अधिक। पूछा हुआ 13 का एनुअल और 15 का कंपार्टमेंटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लवण है? K2SO4 लवण। 15 एनुअल 20 एनुअल में पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित कराने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O फेरस सल्फेट Fe3O4 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8 तक परास होता है कि कहाँ तक काम करते हैं? तो 7.0 से 7.8 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा NaHCO3, यानी इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका एग्जाम्पल्स दिए थे, उस एग्जाम्पल्स में क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय। आप हमें कमेंट करके बताएं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यानी सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सब pH कौन सा मान क्षारक विलयन का मान लेता है? तो क्षारक मतलब 13, यानी 7 से अधिक वाला जितना भी होगा सब क्षार का मान होता। ऑप्शन में 7 13 से सब कम था, 7 से कम एक ही इकलौता ही था कि 13 से तो बना सकते हैं अपन सर। जैसे ऑप्शन दे दे आपको यहाँ 3 4 5 13, तो आंसर क्या बनाएंगे? 13 बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा
प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। निम्न में कौन सा क्षारक नहीं है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसी का नाम है नमक। नमक आएगा तब ऐसे बना लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? NaOH, सोडियम ऑक्साइड। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लीचेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? मूली। सूचक मतलब जो हल्दी का प्रयोग करते हैं, मैजिनी ऑरेंज करते हैं, लेकिन इसमें मूली का उपयोग नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो शकरकंद, वैलिना, प्याज, लौंग, तेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षारकीय अम्ल है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। पोटास एलम होते हैं एक दिक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन 23। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन का प्रयोग होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। क्षार का pH मान क्या देखे थे? इनबल एग्जाम में पूछा हुआ है। 7 से कम होता है। क्षारीय का pH मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। क्या होता है ये? 7 क्या है? न्यूट्रल यानी उदासीन है। उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जब CO2 गैस को पानी में घोल दिया जाए तो विलयन का मान क्या होता है? 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएंगे? सोडियम और पोटेशियम। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? CaOH2। निम्नलिखित में से कौन सा भुजा हुआ चूना है? CaOH2। नेक्स्ट 29। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट 31। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन लाल लिटमस को नीला कर देता है? OH। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा 5 यानी अम्ल होगा। नेक्स्ट 33। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? टमाटर। एक छात्र जांच प्रणाली में से के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूची की कुछ बूंदें मिलाता है, तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा रंग देगा? बताइए। तो आंसर होगा नीला। कैसा देगा? नीला रंग देता है। एक जांच पर प्रणाली में के लिए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया हो तो आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो उस जांच प्रणाली के विलयन था CuSO4, कॉपर सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम का हो जाएगा 2H2O। ओके। 37 क्वेश्चन। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह रंग क्या होता है? बैंगनी होता है। कैसे होता है? बैंगनी। नेक्स्ट 38। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंधक अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक। सभी धातु कार्बोनेट में हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? इसमें सभी संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनकर सभी अम्लों को पाया जाता है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 41। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय।
42 जल में घुलनशील क्षारक को बारे में क्या सत्य है? इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज। 43 पीएच में पी का सूचक है पुंसांश। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सिरका। नेक्स्ट बताएंगे 45 सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? संतरा और नींबू। टमाटर रस टार्ट्रिक अम्ल में किस में पाया जाता है? इमली में। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही। दांत का क्षय का प्रारंभ होता है मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। हमारे पेट यानी उदर में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक KNO3। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा। अग्निशामक में किस सोडा का अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीटाइट का अन्य नाम क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया करता है? CO2। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? NaCl। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान 5.6 होता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? Na2O। बेकिंग पाउडर का मिश्रण NaCO3 एवं टार्ट्रिक एसिड। चलते धातु के नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बताते हैं आपका कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो चलिए उत्तर में लिखिएगा, जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज जो है ना गुजरता है, क्या होता है? गुजरता है या मिलता है, तो यह 7 रंगों में यानी 7 रंगों में बैठ जाता है। यानी ये इसका विक्षेपण जो होते हैं ना, कितने रंगों में मतलब जाके बैठ जाते हैं? 7 रंगों में जाके बैठ जाता है, जिससे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ गए ना? तो इन 7 रंगों को बैगनी, हल्के नीले यानी नीला, हरा। ठीक है, आइए देखेंगे क्वेश्चन। पीला, ऑरेंज और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। यह सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ता है। ये सारे रंग जो है ना अलग अलग कोण पे जाकर मुड़ते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है। लाल रंग क्या होते हैं? सबसे कम मुड़ता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो जब तारे का प्रकाश जो है ना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश करता है यानी प्रवेश करता है, क्या होता है? प्रवेश करता है यानी पहुंचता है, तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। क्या? अपवर्तनांक वाले माध्यम से क्या होता है? गुजरना पड़ता है। तो इसके कारण तारों का प्रकाश क्या होता है? लगातार यानी अधिक मात्रा में पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता है। समझ गया ना? तो बताइए, माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार और चढ़ाव होते रहते हैं। माध्यम के अनियमित अपवर्तनांक का क्या होते हैं? उतार और चढ़ाव होते, कम और बेसी उसका चढ़ाव होते रहते हैं। ठीक है, आइए तो अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आप, चलिए बताइएगा, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, स्क्रीन बोर्ड के सामने ध्यान देंगे। स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है, जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है। क्यों? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है
तब प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है जी? सबसे कम होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ठीक है ना। और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी नीले रंग का जो प्रकीर्णन आपसे पूछा जाए तो कम होता है या अधिक होता है, तो आपको नीले रंग का जब ये आपको कह दिया जाए ना तो अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। और लाल रंग का प्रकीर्णन मतलब कह दिया जाए तो आपको कम हो जाएगा, ठीक है। तो रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता, नीले रंग की क्या होती है? अधिकता होती है। इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला दिखाई देता है। समझ गए कि नहीं? समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छे तरीका से। आइए तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। बताइए दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है जी? यह कितने प्रकार के होता है? ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट करके आप बताइए जी। और दृष्टि दोष क्या है? तो सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेमी पर की वस्तु को स्पष्ट यानी देख पाता है, ठीक है। सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेमी पर की वस्तु को देख यानी स्पष्ट देख सकता है। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता तो इसे ही हम कहा जाता है दृष्टि दोष, कि नेत्र में दृष्टि दोष है, ठीक है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं जी? 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। समझ गए ना। और कौन कौन होते हैं ये चीज़ आपको बता देते हैं, कौन कौन होते हैं। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो दृष्टि दोष जो है 4 प्रकार के वो कौन कौन है, तो नाम बताइए। तो बताइएगा, फर्स्ट में निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, और चौथा हो जाएगा आपको अबिंदुकता। क्या हो जाएगा? अबिंदुकता हो जाएगा, ठीक है। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है जी? तो ध्यान देंगे मेरे प्यारे बंधु। किसी बीम को देखने के लिए नेत्र का समंजन किस प्रकार किया जाता है? तो बताइएगा, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक यानी पश्चिमाभी पेशियों द्वारा यानी रूपांतरित किया जा सकता है। इसकी वक्रता में परिवर्तन होने से इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है? यानी बदल जाती है। यानी इसकी परिवर्तन होने से इसकी फोकस दूरी जो है क्या हो जाती है? बदल जाती है। जब पेशियाँ स्थिर होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। ऐसी दशा में फोकस दूरी क्या होती है? उसका मतलब बढ़ जाती है, यानी अधिक हो जाता है। अतः दूर रखी वस्तुओं को देखने में समर्थ होते हैं। जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं, जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो उससे हम क्या हो जाते हैं? असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के लिए है। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। ताकि जब जब जो भी मेरे प्यारे भाई हैं और तो आप लोग भी क्लास कर सके इसे, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि यह बुढ़ापे का नेत्र दोष है। इस उम्र में नेत्र में सिलियरी पेशियों का यानी लचीलापन समाप्त हो जाता है। लचीलापन जो क्या होता है? समाप्त हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। नेत्र में यानी संधान शक्ति की कमी के कारण दूर बिंदु और निकट बिंदु का क्या होता है? समंजन नहीं हो पाता है, ठीक है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आइए बताते हैं
7 नंबर क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव क्या है जी? टिंडल प्रभाव है क्या जी? बताइए। जब किसी घने जंगल के यानी वितान से सूर्य का प्रकाश यानी गुजरता है, यानी चारों ओर गुजरता है जी, तो उसे हम टिंडल प्रभाव को देख पाते हैं, उसे ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए, समझ गए कि नहीं? अब बताइएगा मोतियाबिंद क्या है जी? मोतियाबिंद आपको पता होगा मोतियाबिंद क्या है जी? तो बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र का यानी क्रिस्टलीन लेंस धुंधला तथा या दूधिया क्या है? दूधिया हो जाता है। इसके चलते नेत्र से क्या हो जाते? वस्तु को देखना आसान नहीं होता है, यानी उसको देखने में क्या हो जाता है? यानी कठिनाई होता है, यानी उतना देख नहीं पाता है। इसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है, जिसे आप देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो उसको मतलब कभी काल नहीं कहते हैं कि मतलब किसी आदमी को नहीं देखते हैं, अरे मोतियाबिंद हो गया है, ठीक है। तो वही चीज़ है मेरे प्यारे बंधु, इसे ही हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहा जाता है। यानी कोई वस्तु है आपके सामने, आप उसे नहीं देख सकते हैं, तो उससे कौन सा बीमारी हो गया पता है? मोतियाबिंद। समझ गए ना? उसे हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद, ठीक है। आइए तो जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, मधुमेह का रोग, दमे का रोगी, जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है, नेत्रदान कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए। तो मेरे प्यारे भाई और बंधु, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और ठीक है। और आप लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आ सकते हैं मधुबनी में, और ऑनलाइन का भी व्यवस्था है, ऑनलाइन भी क्लास कर। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ध्यान देंगे। चलिए, आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इसे लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है। कोयला क्या है जी? आपका क्वेश्चन क्या है बताइए। कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग से पर्यावरण पर क्या यानी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या देखिए, आंसर क्या लिखिएगा आप लोग। कोयला और पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं। क्या बनते हैं? कोयला और पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं, ठीक है। इनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी है। इनमें क्या क्या है जो बताइए। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी है। जब इसे जलाया जाता है तो CO2, H2O, NO2 तथा SO2, SO3 आदि गैसें वायुमंडल में मिलती रहती है। क्या क्या मतलब कौन कौन सी गैस मतलब इसको जलाया जब जाता है तो उसमें कौन कौन गैस मतलब उसे मिलता है? तो बताइए। CO2 मिलता है, H2O मिलता है, NO2 मिलता है, SO2 मिलता है, SO3 मिलता है, आदि गैसें वायुमंडल में मिलती रहती है, ठीक है। तो देखिएगा, अगला नंबर है यही का। अगर सीमित वायु का उपस्थिति में जलाया जाए तो CO2 गैस भी बनती है। क्या यानी इसका सीमित वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलता है? CO2 गैस भी बनती है। CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी CO2 गैस जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। और CO गैस यानी विषैली है। CO गैस जो है ना वो विषैली है। अगर इनकी संपूर्ण मात्रा के कार्बन जलाने पर क्या होता है? CO2 में परिवर्तित हो गया तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा अत्यधिक
जो है ना अत्यधिक हो जाएगी, जिससे तीव्र वैश्विक ऊष्मन होने की संभावना है, जिसमें वैश्विक ऊष्मन होने की क्या है संभावना है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने कि स्वर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल तथा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो बताइए, स्वर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण परावर्तित करके एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है। ठीक है, फलस्वरूप वहाँ का ताप बढ़ जाता है और खाना, जैसे में ध्यान दीजिएगा, खाना हो गया बनाने में सुविधा हो जाती है। खाना बनाने में क्या होती है, सुविधा हो जाती है, यानी आसान हो जाती है। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 3 नंबर कि प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी क्या है। प्राकृतिक गैस कहे या सीएनजी क्या है, तो बताइएगा, आपको कुछ घबराना नहीं है। ठीक है, तो देखिए, उच्च दाब पर जब प्राकृतिक गैस को द्रव रूप में संग्रहित किया जाता है तो उसे सीएनजी कहा जाता है। सीएनजी किसे कहा जाता है बताइए, या प्राकृतिक गैस, तो बताइए, और समझ गए ना, उच्च दाब पर जब प्राकृतिक गैसों को द्रव रूप में संग्रहित यानी किया जाता है तो उसे सीएनजी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस और सीएनजी का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। क्या क्या मतलब, सीएनजी का उपयोग जो है ना वाहनों में, यानी वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। समझ गए। आइए अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे, क्या कह रहा है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने, ग्रीन हाउस गैस क्या है। ग्रीन हाउस गैस क्या है जी, तो बताइए, जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं वे यानी आवासवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं, यानी सड़ने लगते हैं, विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। विशाल मात्रा में क्या है गैस उत्पन्न करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक ग्रीन हाउस कहते हैं। समझ गए ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन सौर यानी पैनलों के 2 उपयोगों को लिखे। ठीक है, तो सौर पैनलों के उपयोग निम्नलिखित है। तो एक में जो है, सौर पैनल में कोई गतिशील यानी ऊर्जा नहीं है, अतः इसका रखाव सस्ता होता है। इसका जो है ना, सौर पैनल में कई गतिशील यानी ऊर्जा नहीं है, अतः इसका रखाव जो है ना बहुत सस्ता है। ठीक है, आइए इसी का दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इन्हें सुदूर तथा यानी आगम्य स्थानों में भी स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए ना जी। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, बायोगैस क्या है और इसके अवयवों के नाम लिखे तथा इसके 2 उपयोग बतावे। ठीक है, क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा और तब आपको जवाब देना है कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो बायोमास से उत्पन्न ज्वलनशील गैस को बायोगैस कहा जाता है। ठीक है, समझ गए ना, बायोगैस किसे कहते हैं, बायोमास से यानी उत्पन्न ज्वलनशील गैस को ही बायोमास कहते हैं, यानी कहा जाता है। इस गैस में 75% मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, बायोगैस में जो है ना कितना ये मीथेन पाया जाता है, 75% जो है मीथेन गैस पाया जाता है, यानी इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसका उपयोग देखिएगा, इस गैस के जलने से निकली ऊर्जा काफ़ी यानी अधिक होती है। इस गैस से जो ऊर्जा निकलती है ना जी, तो काफ़ी क्या होते हैं, अधिक होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा होते हैं। साथ ही प्रदूषण मुक्त होता है, साथ ही क्या होता है, प्रदूषण भी मुक्त होता है। ठीक है, आइए इस गैस का उपयोग प्रकाश पैदा करने में भी होता है। इस गैस का प्रकाश उत्पन्न में मतलब पैदा करने में भी इसका
उपयोग होता है। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, स्पष्ट कीजिए कि कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन क्यों होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लकड़ी मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है। किसका? लकड़ी जो है ना मुख्यतः कौन सी गैस का, मतलब कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है, जिनके अणुओं में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन के परमाणु भी होते हैं। क्या होते हैं? जिसके मतलब हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन के परमाणु भी होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु लकड़ी के ज्वलन में सहायक तो होते हैं, किंतु स्वयं जलते नहीं हैं। अतः ऐसे ईंधन, कच्ची लकड़ी जलते तो हैं, लेकिन उनका ऊष्मीय मान जो है ना हाइड्रोकार्बनों की तुलना में कम होता है। ठीक है, इससे कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन हो जाता है। इससे कच्ची लकड़ी को जलना क्या हो जाता है? कठिन। ठीक है, आइए ध्यान देंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बायोगैस किसे कहते हैं या बायोमास क्या है। बायोगैस किसे कहते हैं या बायोमास क्या है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि बायोगैस यानी विविध का पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस जो है ना बनते हैं। इसका प्रचलित जो है नाम यानी गोबर गैस आप लोग बारे होंगे। बायोमास पादप और जंतु के शरीर में जो पदार्थ यानी वर्तमान रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। बायोमास भी ईंधन के एक स्रोत है। बायोमास जो है ना एक ईंधन का क्या है? एक स्रोत है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है। नाभिकीय ऊर्जा का जो प्राप्ति कैसे होती है बताइएगा। तो यूरेनियम भारी द्रव्यमान पर निम्न ऊर्जा न्यूरॉन से यानी बमबारी की जाती है और यह हल्के नाभिकों में टूट जाता है। यह क्या होते हैं? हल्के नाभिकों में क्या हो जाते हैं? टूट जाता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। विशाल मात्रा में क्या होती है? ये टूटने के बाद जो नाभिक जो होते हैं ना ये विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती हैं। इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग इससे अच्छा तरीका से। आइए तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म ईंधन क्या है, इसका उदाहरण सहित लिखें। ध्यान दीजिएगा कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्मीय ईंधन की श्रेणी में आते हैं। ये सारे जो है ना जीवाश्मीय ईंधन की क्या आते हैं? श्रेणी में आते हैं। यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है। यह ईंधन जो है करोड़ों साल बाद भी बनता है। इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी को तत्काल भरपाई करना यानी कठिन है। अतः नियंत्रित दर से खर्च करना चाहिए। लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। ये सारे जो है ना, समझ गए ना। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को बीच। ठीक है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। ठीक है, तो बहती जलधारा, बहता पवन, सौर ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। आइए देखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, ये सारे जो है ना ये स्रोत है ऊर्जा का। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि भूतापीय ऊर्जा क्या है।
तो भौमिकीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी के यानी गर्भ में चट्टानों के संपर्क में जल के आने पर भाप बनता है। जल के आने पर भाप बनता है जिसे पाइप द्वारा निकाला जाता है। जिसे पाइप द्वारा क्या किया जाता है? निकाला जाता है। और उच्च दाब पर की यानी भाप विद्युत जनरेटर की टरबाइन को घुमाता है तथा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा आपके क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन है ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? यानी तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, उसे ही हम कहते हैं। समझ गए ना? आइए तो इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि सरलता से सुलभ हो सके, भंडार एवं परिवहन में आसान हो और वह सस्ता भी हो। ठीक है, बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्योंकि अथवा क्यों नहीं? तो कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सौर सेल को प्रदूषण मुक्त माना जाता है, लेकिन यह वास्तव में सौर सेल से भी वातावरण प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि यह अत्यधिक मात्रा में यानी अवरक्त यानी विकिरणों को प्राप्त करती है। ठीक है, तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर मिल सके। ठीक है, दोस्तों के पास भी शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन पहले जो है क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद q इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का मतलब आपको बताए थे कि क्या होता है? हिंदी योग। क्या है? योगफल यानी योगफल। तो योगफल का फार्मूला क्या होता है बताइए? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए न होता है? क्या होता है? माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए होता है। तो बताइए बी का मान, ए का मान 1 दिल है, बी का मान -1, सी का मान 4 दिल है। तो बताइए माइनस बी, तो माइनस तो पहले ही से एक में माइनस पहले ही ना दिल है जी, माइनस अब बट्टा ए का मान 1 दिल है तो माइनस माइनस प्लस 1/1 और 1 से 1 में भाग दीजिएगा तो 1 के काइन 1 हो जाएगा। तब बताइए -1 होगा कि 4 होगा कि 1 होगा कि 0 होगा? तो 1 का फाइनली आंसर आपको C4 कैट आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए समझ गए ना? यदि आपको फार्मूला याद है तो इससे आप गर्दा उड़ा सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 1 होते हैं कि 4 होते हैं? बताइए इसका फाइनली आंसर क्या होगा? द्विघात आपको जब ये कह दिया ना तो मान लीजिएगा द्विघात मतलब दूसरा यानी दो वाला घात। ठीक है, तो कथी होगा आपका 2 का फाइनली आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 2 के ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। यही में आपको कह देगा कि अधिकतम मान भी कितना होगा? 2 ही होगा। घात भी कितना होगा? 2 ही होगा। समझ गए ना? 2 ही होगा। ठीक है, इसका शून्यक का मान भी आपसे पूछ लिया तो 2 ही होगा। रेखिक का घात आपसे पूछ लिया तो रेखिक मतलब जिसका घात 1 हो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। इसका शून्यक का मान भी 1 ही होता है, अधिकतम मान भी 1 ही होता है। ठीक है, समझ गए ना? त्रिघात आपको कह दिया तो त्रिघात मतलब वैसा ही आपको उच्चारण आ रहा है कि 3 होगा। त्रिघात मतलब 3 यानी तीसरा वाला, इसका घात भी 3 होगा, शून्यक मान भी 3 होगा। समझ गए ना? इसमें समझ गए ना? द्विघात, रैखिक और त्रिघात। समझ गए ना?
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जस्ट बताए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा, यानी योग किसके बराबर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, अभी जस्ट बताएं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, माइनस बी बटा ए होता है। तो ए का मान 1 दिल है, अब बी का मान -4, ठीक है। तो बताइए, तो -4 अब फिर माइनस तो बाहरों से है ना, तो बताइए ए का मान 1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपको 4 फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 4 कहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो 3 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। 3 का बी क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आइए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा, यानी गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, याद रखे होंगे तो आपको पता है सी बटा ए होता है। तो बताइए -1 होगा कि 1 होगा कि माइनस, यानी 1/4 होगा कि 0 होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बताइए इसका फाइनली आंसर आपका जो हो जाएगा, ए का मान तो 4 दिल है, बी का मान -4, सी का मान 1, तो सी का मान 1 बटा ए के मान कहते हैं 4। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर ना, तो सी बटा ए, तो सी का मान 1 दिल है, ए का मान ए ना, तो 1/4 यानी C4 कैट, यानी 4 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 4 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा 1/4। आइए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले पढ़िएगा और तब बनाइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए कमा बी हो तो ए बी का मान होगा, यानी ए बी का मान क्या होगा बताइएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका। ए का मान ध्यान दीजिएगा 1 होता है, बी का मान -2 होगा, सी का मान 5 होगा। तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यही अल्फ़ा इंटू बीटा है ना जी, अल्फ़ा इंटू बीटा और सी बटा ए होता है। तो सी का मान आपको 5 है और ए का मान 1 है, तो 1 से भाग दीजिएगा 5 में, तो 5 मरतबे कटेगा। समझ गए कि नहीं। आइए तो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। ए ऑप्शन होगा 5 है कि -5 है कि 2 है कि -2 है, तो इसका फाइनली आंसर आपका ए फॉर एप्पल, यानी 5 आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। बताइए अगला नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या होगा सही। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो ax² प्लस bx प्लस c होगा कि 2ax4 प्लस bx³ प्लस c। अब बताइए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d और ax² प्लस bx² प्लस c। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा, त्रिघात मतलब जकरा पावर में 3 हो, यानी 6 के सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 6 के सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से सीख गए होंगे। ठीक है ना। अब यही में आपको कह देगा कि द्विघात वाला, तो द्विघात वाला में जकरा पावरवा 2 हो, जकरा पावर में 2 हो उसे हम द्विघात वाला बहुपद कहते, द्विघात बहुपद कहते हैं। समझ गए ना। द्विघात वाला के लिए ए वाला और त्रिघात वाला के सी वाला। समझ गए ना। जकरा घात में 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे 3, -3 -√3, +√3 और -√3, -√3
और -3, -3। तो बताइएगा इसका शून्य होंगे तो इसका फाइनली आंसर तो बताए थे, मार से भूत भागता है, तो स्क्वायर हटाने से कहाँ जाएगा ये 3 रूट में, ठीक है, प्लस माइनस √3, यानी एक बेर √3 प्लस में और एक बेर माइनस में, प्लस माइनस √3। तो आपका प्लस माइनस √3 किस ऑप्शन में मिल रहा है? 7 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉल, 7 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। आइए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा कि आपके गुना करने पर 6 आना चाहिए, घटाने पर ये कितना आना चाहिए पता है? 5x पूरना चाहिए, ठीक है, कितना जोड़ने पर 5x हमको पूरना चाहिए। तो क्या होगा इसका फाइनली आंसर? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए, आप बताइएगा इसका -2x और -3x हो जाएगा कितना? -5x हो जाएगा ना जोड़ने पर? बताइए, आप बताइएगा इसका द्वितीया 6, तो इसका बताइए, तो एक बार माइनस यानी हो जाएगा, तो आप इसका शून्य यानी बराबर हो जाएगा। तो 2, 3 अभी जस्ट ही आ रहा है, तो -2 और x-3, तो बताइए बराबर जाएगा तो 0। तो बताइए 8 का सी ऑप्शन 2, 3 हो जाएगा। 2, 3 क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो कहाँ किस नज़र में आ रहा है? 8 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन फाइनली आंसर है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक घात वाला बहुपद कहलाता है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रेखिक बहुपद, बहुपद नहीं है। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है जी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक घात वाला यानी जेकरा एक घात हो उसे हम बहुपद कहते, यानी रेखिक बहुपद कहते हैं। तो बताइए, एक घात वाला तो रेखिक बहुपद होता है। तो 9 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है जी? 10 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 10 का फाइनली आंसर हो जाएगा p × x² - 3x - 4 है, तो p × x का शून्यक होगा। तो बताइएगा, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुना करने पर हमको 4 आना चाहिए और घटाने पर कितना होना चाहिए, यानी जोड़ने पर 3x, ठीक है। तो हमको घटाने पर 3x पूरना चाहिए, ठीक है। तो बताइए 4x को 1 से गुना कीजिएगा, x को पता है 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 पूरेगा, ठीक है। और 4x में से 1x को घटाइएगा तो माइनस, यानी -4x में से +x को घटाइएगा तो माइनस में लाना है ना, तो -3x हो जाएगा कि नहीं? तो बताइए, इसमें शून्य भी ज्ञात करना है, तो हो जाएगा x माइनस, यानी इसका हो जाएगा पता है ना, x - 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या है? 4। इसका फाइनली आंसर आपको 10 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो कंटिन्यू हमारे साथ आप लोग रात में 8 बजे आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ लाइव में आ सकते हैं, और इसे आप लोग एक देखिए आ गया है। तो चलिए आप लोग इसे नोट कीजिएगा आप लोग, और इसे आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकें, ठीक है। तो चलिए आपका क्वेश्चन है फर्स्ट जो है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल यानी 2166 है, यानी 2166 है एवं उनका मौसा 19 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो बताइए इनका एलसीएम क्या होगा जी? तो इसका 140 होगा कि 114 होगा कि 164 होगा कि सभी होगा? आपको एग्जाम में सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा? यानी 1 का बी फॉर बॉल, यानी बी फॉर बॉल आपको फाइनली आंसर हो जाएगा 144 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा जी? 144 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन पर ये क्या कह रहा है?
अगला नंबर क्वेश्चन है कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है। तो बताइए दो HCF यानी है दो अभाज्य संख्याओं का HCF एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा कि चार होगा कि पाँच होगा। तो बताइए इसमें जो आंसर होगा जी, तो दो का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी एक क्या हो जाएगा, दो अभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है वो एक के ही बराबर होता है। किसके बराबर, एक के बराबर। तो दो का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। तो बताइए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। 25 हो रहा है कि 29 हो रहा है कि 31 हो रहा है कि 30 हो रहा है। तो बताइएगा इसमें तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 30, यानी ना 3 से तब 25 कटवे नहीं करेगा, 3 से 29 कटवे नहीं करेगा, 31 कटवे नहीं करेगा, 3 से तो 30 कट रहा है, 3 दाही 30, ठीक है, या 10 या 30। तो आपको सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 3 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 का सी ऑप्शन। ठीक है, समझ गए ना, 3 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन, यानी इसका जो हो जाएगा बताइए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 505 है कि 101 है कि 55 है कि 4 है। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको D फॉर डॉग 04 4, यानी इसका क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना, आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है जी, 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। 27 है कि 35 है कि 13 है कि 56 है। तो बताइए इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा आपका 13, यानी 5 का सी ऑप्शन। ठीक है ना, आप बताइएगा अभाज्य संख्या यहाँ पे जो है 27 तो कट रहा है ना, 35 भी कट रहा है, 56 भी कट रहा है, लेकिन 13 खुद स्वयं वो खुद अपने ही संख्या से ही कटेंगे, 13 से ही कटेगा। समझ गया ना, 13 ही कहें 13, या 1 से भी भाग लग जाएगा 13 में, 13 कहें 13। समझ गए ना, तो इसका अभाज्य संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में फिक्स ही है कि देता ही है। ठीक है, तो 5 का सी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। आइए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है। 1 होता है कि 2 होता है कि 4 होता है कि 8 होता है। तो बताइए 6 का इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी A फॉर एप्पल क्या हो जाएगा, 6 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। 6 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा। बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा। 0 होगा कि 2 होगा कि 4 होगा कि 6 होगा। तो बताइए इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 2। क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी पूछ कह दिया जाए ना तो 2 ही होगा, और भाज्य भी कहेगा तो क्या होगा, इसका HCF क्या होगा 2 के बराबर, यानी 7 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है। तो 8 होगा कि 4 होगा कि 0 होगा कि 2 होगा। तो बताइए 8 का फाइनली आंसर आपको D फॉर डॉग, यानी दो क्रमिक सम संख्या का HCF यदि पूछे आपसे तो क्या होगा जी, 2। क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। आइए 9 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है जी। तो बताइए √23 होगा कि √64 होगा कि √9 होगा कि √1 + 25 होगा। तो अपरिमेय संख्या कह रहा है ना जी, तो अपरिमेय संख्या आपको जो हो जाएगा वो कौन सा होगा पता है। 9 का फाइनली आंसर आपको A। इसका 64 का 8 बाहर निकल जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, 1 का 1 होगा, √5 को 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस क्या होगा, यानी इसका 6 हो जाएगा आंसर। और इसका लेकिन अपरिमेय संख्या पूछ रहा है ना, तो √23, इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, आइए तो 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2, 10, 20 के LCM और HCF का अनुपात क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका सारे को यहाँ पे तो स्पेस थोड़ा कम है, इसीलिए 2, 4, 10 20 का LCM निकाल लीजिएगा ऐसे। और LCM तो आप लोग बहुत अच्छे से आपको पता होगा, और HCF तो उसमें भी आप निकाल के उसे आंसर मिला सकते हैं। यानी 1:10 होगा कि 20:1 होगा कि 10:1 होगा कि सभी होगा। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका C, 10:1। क्या हो जाएगा, 10 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 144 को क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। 2 कितना बार आ रहा है वही चीज़ आपको देखना होगा। ठीक है, यानी 6 होगा कि 4 होगा कि 8 होगा कि 5 होगा। तो इसका फाइनली आंसर 11 का आपको B ऑप्शन, यानी 11 का B ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। 11 का B क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। ठीक है, 4 हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। अब बताइए 12 का, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान दीजिएगा। तो √50 बटा √700, √32, D में हो गया 5 + √5, और C में हो गया √1 बटा 144। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, अब बताइए √144 है ना, तो 12, तो इसका आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 12 का C ऑप्शन। क्या हो जाएगा, 12 का C ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कि निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें, यानी चिन्हित करें। 15 होगा कि 39 होगा कि 33 होगा कि 29 होगा। तो बताइए अभाज्य संख्या का चयन करें तो कौन सा होगा, बताइए आप लोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, बताइएगा। तो इसका फाइनली आंसर 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, क्योंकि 15 भी कट रहा है, 39 भी कट रहा है, 33 भी कट रहा है, लेकिन आपको 29 जो है नहीं कट रहा है। तो क्या हो जाएगा, आपको 13 का D ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने, यदि A और B अभाज्य संख्याएं हैं तो A और B का एलसीएम क्या होगा। तो बताइए A होगा कि B होगा कि AB होगा कि सभी होगा। तो बताइए जब भी एलसीएम कह रहा है तो इसको क्या करना होगा, गुना, यानी A को B से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, AB ना होगा जी। तो क्या हो जाएगा, आपको 14 का C ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 14 का C ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। बताइए 15 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने कि 45, 60 का HCF क्या होगा, यानी मौ 100। ठीक है, मौ 100 क्या होगा। तो 45 को निकाल लीजिए, 60 को LCM निकाल लीजिए, जो जितना बार मिलेगा वही आपका HCF हो जाएगा। समझ गए कि नहीं।
तो क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर, यानी बी। क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो बताइए आपका 15 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 15 का बी ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे प्यारे भाई और बंधु, आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, और इसे याद भी कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैथ का। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छा तरीक़ा से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे याद भी कर लीजिए अभी से ही, ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसे आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को बीच नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। क्लास 3 में पूछा जाता है, आपको यहीं से मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जैसे आप देख रहे हैं, आप लिए क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8.1 MCQ मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेगा, त्रिकोणमिति परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे ऑप्शन A B C D। बताइए क्या होगा आंसर, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से एक फार्मूला जानते होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या होता है फार्मूला, बताएंगे आप हमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमसे कॉट स्क्वायर थीटा पूछ लिया, तो इसको कॉट स्क्वायर माइनस उड़ गया तो प्लस होगा, तो इधर आएगा तो माइनस, तो आंसर होगा A4 एप्पल। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले, ये क्या होगा, ये तो होगा नहीं और ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यदि 3 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फ़ा का मान ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है हमें, क्या लिखे, यदि 3 अल्फ़ा बराबर दिया 90 डिग्री तो साइन अल्फ़ा का मान ज्ञात करें। जैसे आप यहाँ पर बनाते साइन देखेंगे, जैसे है 3 अल्फ़ा 90 डिग्री, 3 से 3 कट गया 30 डिग्री, तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो साइन अल्फ़ा, तो साइन 30, साइन अल्फ़ा का मान है 30, तो साइन 30 का मान है, साइन 30 का मान आप जानते हैं कि कितना होता है 1/2। अब 1/2 किसमें, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 3, क्या लिखा है कि कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस 60 है, कॉस 60 का मान कितना होता है आप बताएंगे हमें, 1/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 माइनस साइन 60 के मान √3/2 माइनस इंटू है, इंटू साइन 30 1/2, दोनों सेम है, कट गया, आंसर होगा 0। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन बताएंगे 4 से 11 डिग्री बाई कॉसेक 79 डिग्री बताए हुए थे। जब बट्टा में हो फॉर एक्स में अगर 90 डिग्री मान जुड़ जाए तो मान हो जाएगा 1। ए इज अ राइट आंसर। आप यहाँ से फार्मूला याद किए होंगे तो आपको मालूम होगा, साइन क्या लिखा है, सेक SEC सेक 11 बाई कॉसेक 79 कट गया तो 1, तो आंसर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। आप कमेंट कीजिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फटाक से, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। ऐसे है तो इसको कैसे, क्या लिखा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया है ना, तो कॉसेक थीटा का लिखेंगे 1/sin थीटा, कॉस को लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। इसका लिखेंगे स्क्वायर, इसका हो जाएगा स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1/, क्या जोड़ के घटा के, तो क्या होगा यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, देन प्लस वाला होगा। बी इज राइट आंसर। आप देख चलो एक बार और रिवाइज करते बनाते हैं इसको। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इधर हटा लीजिए, इधर ऐसे कर लीजिए। तो जब क्या हो जाएगा, तो इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई, इधर हो जाएगा 1 माइनस जस्ट होता था ना साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे यहाँ पर। इसको 2 बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो इधर लिखेंगे एक बार 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस कट जाएगा, एक माइनस एक प्लस, यानी कि नीचे होगा प्लस, बी इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप।
क्वेश्चन नंबर 6, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो बताएंगे tan थीटा का मान दिया हुआ है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा p/b। पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। तो p का मान हो गया कितना 4 और b का मान हो गया 3 हो गया। अब हमको निकालना है यहाँ पर h निकालना था। h का मान तो ट्रिपलेट से 5 हो जाएगा, आप जान गए। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताएंगे आप हमें। तो जस्ट बताएंगे क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन का फॉर्मूला होता है p/h और प्लस कॉस होता है b/h। अब यहाँ पे आप बताएंगे h का मान है 5, इधर आपका मान कितना था, p के मान है 4 और b के मान कितना है p/b 4 3 7। तो 7/5 आंसर, सी इज राइट आंसर। बना के आप बनाएंगे आंसर तो आपको 110% सही जाएगा। आप ऐसे बनाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन गलती हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को बनाकर ही बनाए मैथ में, तो बेहतर से बेहतर आपको नंबर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि साइन क्या लिखा, cos 48 माइनस साइन 42। तो cos 42 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। तो इसे हम कैसे बना सकते हैं इसको। अब इसका मान होगा 0, क्या होगा 0 होगा, बी इज राइट आंसर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम कैसे बनाएंगे। क्या लिखा है, cos 48 डिग्री माइनस लिखा है ना साइन 42 डिग्री। तो लिखेंगे cos 48 माइनस cos 90 में थीटा, इसे ये क्या कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 0, आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तो sec थीटा का मान क्या होगा। तो पहले आप थीटा का मान यहाँ निकालिए, अगर थीटा का मान निकल जाए तो sec का भी मान निकालेंगे। क्वेश्चन में देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें तो आप बताए थे पहले कि आपको इसे बनाने के लिए पहले आपको हमें थीटा का मान ज्ञात करना होगा। तो आप बताएं हमें कि tan थीटा में √3 किसका वैल्यू है। तो थीटा का मान आप बताएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आप लोग याद किए होंगे तो याद होगा, कंटिन्यूस याद किए ही होंगे। आप हमसे पूछ रहे कि सेक थीटा का मान, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा वो बताइए, कमेंट कीजिए। सेक 60, अब सेक 60 किसका उल्टा, cos 60 का उल्टा होगा। तो cos 60 का मान होता कितना है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है आप कमेंट कीजिए। तो cos 60 का बोलेंगे 1/2 होता है, ये होता है ना। इसका भी cos का उसका मान होगा 2, क्योंकि यहाँ 2 दिया, इसमें ऑप्शन ये है नहीं, और ये होगा नहीं, और ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा इसका 2, क्या होगा 2 होगा, क्योंकि सेक 60 पूछ रहा है हमें। तो tan 60 का मान तो दिया √3, तो tan 60 तो सेक 60 का मान हो जाएगा आपको। cos 60 का मान है तो 1/2, और 1/2 का उल्टा हो जाएगा ओनली 2 इज अ राइट आंसर। इसमें 4 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या लिखा है, 4 tan थीटा बटे 4 है तो थीटा मान क्या होगा, थीटा कट गया तो tan पे 1, तो tan पे 1 सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। क्योंकि 4 वैसे चल जाएगा जैसे 4 लिखा है, 4 tan थीटा इक्वल टू 4 से 4 कट गया, tan थीटा बराबर हो गया 1, तो tan थीटा किसका मान होता है 45 का मान, यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है, यदि 3 थीटा इक्वल टू 30 यानी थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। तो 2 गुने cos 30 का मान, थीटा का मान 30, तो 2 गुना 60, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 कट गया तो आंसर होगा 1, इज अ राइट आंसर। आप कैसे बना दे शॉर्ट में, आप इसको देखिए एक्सप्लेन कैसे करते हैं। ध्यान से आप बनाएंगे क्वेश्चन को तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। का थीटा का मान 30 डिग्री है तो 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करना है ना। तो इसे मान जब ज्ञात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे लिखेंगे 2 cos 30 दूना 60, और cos 60 का मान अब तो 30 दूना 60 हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, तो 2 गुने cos 60 का मान 1/2, 2 कट गया तो आंसर 1, इज राइट आंसर।